कहा ना मैंने आपसे, अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। तुम अपनी मोहब्बत को लेकर परेशान हो और मैं इस बात को लेकर परेशान हूं कि आगे क्या होने वाला है। क्या तुम ऋतिका का ट्रांसफर करवा सकते हो? वेल, इस वक्त तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, दौलत में बड़ी ताकत होती है। उस टूटे हुए रिश्ते की लाश को तो मैं कब का दफन कर चुका हूं। जी हाँ, मालूम है मुझे। आपने अपने बेटे के साथ साथ रिश्ते भी और अपने असूल भी दफन कर दिए। याद कीजिए, आपने ठोकरें मारकर मेरी बेटी को अपने घर से निकाल दिया था। अगर मेरा बेटा नहीं है तो मेरी बहू उस घर में रहकर क्या करेगी? मैंने दोबारा इसकी शादी करवाई क्योंकि मैं इसकी जिंदगी को आबाद करना चाहता था। लेकिन यह बात आपको रास नहीं आई। इसी बात का रंज है आपको, इसी बात की तपिश है आपके दिल में जो हमेशा चलती रहती। जिस घर में मेरे रिश्ते हुए, उन रिश्तों को निभाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी कुर्सी खतरे में पड़े, इसलिए आप जाइए और जाकर आप जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, न मुझे आपसे कभी कोई शिकायत थी और ना ही कभी कोई शिकायत होगी। शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे दूसरों की या अपनी नजरों में गिरना पड़े। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। चलता हूं, नमस्ते। आई विश यू ऑल द बेस्ट मोहतरमा कलेक्टर साहिबा। सुन लिया तूने क्या कहा इसने? सुन लिया पापा, लेकिन आप मेरी एक बात समझ लीजिए, अब मेरे कदम हरगिज नहीं रुकेंगे। पापा, मुझे ये बात पहले से ही पता था कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट बनाई जा रही है, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब जो होगा वो देखा जाए। खैर, मैं चलती हूँ, बाद में फोन करूंगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आपकी बेटी ने जो चिंगारी भड़काई है, अब वो एक बेकाबू आग बन गई है और उसकी लपटें चारों तरफ फैल गई हैं। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। प्रशासन की भी आंखें सब कुछ देख रही हैं। मुझसे मोहतरमा कलेक्टर साहिबा के बारे में रिपोर्ट मांगी गई है और मुझे तो रिपोर्ट देनी है। उस टूटे हुए रिश्ते की लाश को तो मैं कब का दफन कर चुका हूं। आप यहाँ? मैं तो समझी आप लॉन में बैठे हैं। क्या बात है? आप
कुछ ज्यादा परेशान लग रहे हैं। राजेश्वर जी मिलने आए थे। राजेश्वर जी? वो किस लिए आए थे? वो वही जो फितरत है उनकी, औरतों की तरह ताने देने आए थे। हाँ, इस बार चेतावनी भी देकर गए कि मैं रितिका को रोकूं। रितिका जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रही। क्या हक है उन्हें हमारी रितिका के बारे में बात करने का? हाँ भाई जी, आखिर वो किस हक से आए थे बात करने? उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है? हर रिश्ते का तुम मजाक ही उड़ाया उन्होंने। स्नेहा, मेरा उनके साथ रिश्ता टूट चुका होगा, लेकिन रितिका का रिश्ता उनके साथ टूटकर भी अभी तक नहीं टूटा। हालात ने आज भी उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पहले राजेश्वर जी का ओहदा बड़ा था क्योंकि वो उसके ससुर थे। आज रितिका एक कलेक्टर है, आज उसका ओहदा बड़ा है। वो सिर्फ एक एडीएम है और यही बात उनसे शायद बर्दाश्त नहीं होती। यही बात है, यही बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और वो बर्दाश्त भी कैसे करेंगे? कल तक रितिका उनके सामने सर झुकाए खड़ी रहती थी और आज उन्हें ही उस लड़की के सामने सर झुकाना पड़ता है। वो मुझसे ये कहने आया था कि जिस तरह इस शहर में घटनाएं घटी हैं, मानस की वजह से जिस तरह रितिका का नाम सामने आया है, राज्य सरकार ने जिले के सारे एडीएम्स को एक नोटिस भेजा है कि वो रितिका के बारे में अपनी रिपोर्ट भेजें। क्या? हाँ, बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। पहले भी रितिका ने बेवकूफी की थी जो सुबोध पाटिल के बेटे को गिरफ्तार किया था। वो मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और अब ये नया मसला शुरू हो गया। इनकी रिपोर्ट देने से क्या होगा भाई जी? क्या रितिका का ट्रांसफर हो जाएगा या उनकी नौकरी उनसे छीन ली जाएगी? अब क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। हाँ, लेकिन इस बात की उम्मीद जरूर थी कि रितिका जब कलेक्टर बनेगी तो हम सबका नाम आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब विपरीत हो गया, उल्टा हो गया सब कुछ। देखिए, हमारी रितिका फर्ज की सच्ची राह पर चल रही है। हाँ, वो लोग जो ऐसा समझते हैं कि रितिका उनके लिए खतरनाक है, वो उसे दुश्मन समझते हैं। लेकिन मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा, जीत हमारी रितिका की होगी, देख लीजिएगा। इतनी देर से हम उनका इंतजार कर रहे हैं और वो अभी तक आए ही नहीं। पता नहीं और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। आइए आइए। अरे कहाँ रह गए थे आप? अरे क्या भांजे, बस भटकते रहते हैं। बस यूं समझ लो कि कुछ उलझे हुए मामलों को सुलझाने में लगा हुआ। खैर, तुम लोग बताओ तैयारी कैसे चल रही है? हमारी तैयारी तो हो चुकी है सुंदर सर। जो बम आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था वो धमाके के लिए तैयार है। गुड, शाबाश, बहुत खूब। बस इस बात का ख्याल रहे कि वो बम इतना ताकतवर होना चाहिए कि पूरी गाड़ी उड़ जाए। आप फिक्र मत कीजिए सुंदर साहब, गाड़ी की तो चीथड़े उड़ जाएंगे। आप हमें काम तो दे रहे थे,
लेकिन पूरा प्लान कभी नहीं बताते। अब तो बता दीजिए किससे उड़ाना है। उसी को जो तुम्हारा दुश्मन है। और दुश्मन हो या दोस्त, उसका एक नाम तो होगा। तुम्हारी दिली तमन्ना भी पूरी कर देते हैं। उसका नाम है गुलशन शाह। क्या हुआ? नाम सुनते ही सिट्टी गुल हो गई तुम लोग? हाँ? तो आप गुलशन शाह को उड़ाना चाहते हैं? मैंने तुम्हें जानकारी नहीं दी, अपना फैसला सुनाया। और भांजे, कुछ खेल ऐसे होते हैं ना जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है, और खास करके सुंदरलाल का खेल। अरे वो खेल तो अच्छों के समझ में ना आए। सुंदर साहब, उन्होंने तो हमेशा आपको अपना ही समझा है। इसीलिए तो उन्हें सारी परेशानियों से मुक्त कर देना है। अरे भाई, क्या है कि दूसरों का दर्द मुझसे देखा नहीं जाता, और फिर कभी कभार खुद को बचाने के लिए दूसरों को मारना पड़ता है। और तुम दोनों की काबिलियत देखते हुए मैंने फैसला किया है, ये काम तुम दोनों को करना है। इस दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। गुलशन की मौत मेरे दिल में जले बदले की आग पर बारिश के फुहारों को काम करेगी। जब दो लोग टकराते हैं ना, तो जीत किसी एक की होती है। बहुत पुरानी कहावत है कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाएगी। अरे खा क्या जाएगी, पूरा के पूरा निकल जाएगी। हाँ। इंतजार करो उस वक्त, उस घड़ी, उस लम्हे का, कि कब तुम्हें उस पावन, उस मुबारक काम को अंजाम देना है। मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो ब्लास्ट तुम्हें कब, कहां और किस वक्त करना है। गुलशन शाह, तू तो गया। गुड मॉर्निंग, बैठिए। गुलशन शाह, उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकल चुका है। वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी गिरफ्तारी इस बार होकर ही रहेगी। मैम, ये बात उससे छुपी रह भी नहीं सकती। और इसी बौखलाहट में वो कुछ भी कर सकता है। मतलब वो इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। अपनी गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर वो इस शहर की शांति को भंग करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन हमें इस शहर की शांति किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं देनी है। मैम, उसकी गिरफ्तारी से पहले हमें जिले में अलर्ट जारी करना होगा। हमें एहतियात बरतनी होगी। चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, जो कदम उठाना पड़े उठाइए, लेकिन इस शहर की शांति को भंग नहीं होने देना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी गिरफ्तारी का असर इस शहर पर न पड़े। डर इसी बात का है, जो इंसान इस शहर में दंगे फैला सकता है वो अपनी गिरफ्तारी पर कुछ भी कर सकता है। मुझे शक है वो
कोई ना कोई साजिश जरूर रच रहा होगा। मैडम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी गिरफ्तारी को हम गुप्त रखें? हरगिज नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी गिरफ्तारी को हम गुप्त इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एक मुजरिम है। अगर हम उसकी गिरफ्तारी को गुप्त रखते हैं उसका मतलब यह है कि प्रशासन की हार है, हमारी हार है। हम उसके नाम और शोहरत से डर गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसी वजह से हम उसकी गिरफ्तारी को गुप्त नहीं रखेंगे। और सबको पता लगना चाहिए कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, एक सा है। जुर्म की राह पर चलने वाला इंसान, उसे कानून कभी बख्शेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो। मैं एक बात कहना चाहता था मैं। जी कहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी गिरफ्तारी रात के वक्त हो? जिस वक्त हर आदमी अपने घर में सो रहा हो। ऐसी हालत में पब्लिक सड़कों पर नहीं आ पाएगी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यू आर राइट, ये किया जा सकता है। ठीक है, फिर आप तैयारियां कर लीजिए, लेकिन किसी भी कीमत पर इस शहर की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। जी हाँ। गॉट इट? ओके, फिर तो आप लोगों को मालूम है आपको क्या करना है। जी मैम। आप लोगों को कोई सवाल पूछना है कुछ? नो मैम। ठीक है, तो फिर तैयारियां शुरू कीजिए। क्या सोच रही है बुआ जी? कुछ नहीं बेटा। बुआ जी, आप इस तरह मायूस मत रहा कीजिए। अभी तो मैं आपके साथ हूं, कल कॉलेज खुल जाएगा तो मुझे भी जाना पड़ेगा। क्या आप पूरे दिन इसी तरह सोचती रहेंगी? तो क्या करूं मैं, क्या करूं बेटा? जब भगवान ने ही मेरी जिंदगी में इतना अकेलापन भर दिया है तो क्या करूं? अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान मेरे बेटे को मुझसे छीनते नहीं, मेरी बहू को मुझसे अलग नहीं किया जाता। गुजरी हुई बातों को भूल जाना चाहिए बुआ जी। कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे फूफा जी भी यही कहते हैं, पर नहीं भूल सकती। आज पूरा 1 साल हो गया, मेरे बेटे की बरसी है। मुझे मालूम है बुआ जी। मैं अपने बेटे की बरसी जरूर मनाऊंगी। नए नए साधु कुछ ज्यादा ही माला जपा करते हैं और इसी तरह जब किसी छोटी हैसियत वाले को बड़ी नौकरी मिलती है ना, तो वो नौकरी के जोश में अपने होश खो बैठते हैं और बाद में पछताने का भी मौका नहीं मिलता है। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। तुम्हें तो गर्व था ना कि तुम्हारी रितिका इस शहर में कलेक्टर बनकर आई है। नया नया नौकरी का नशा था और उस नशे में इतने गलत फैसले लेने लगी कि उसकी अब रिपोर्ट मंगाई जा रही है। क्या? ये तो कुदरत का कानून है कि जो जितनी तेजी से जलता है वो बुझता भी उतनी ही तेजी से है। और यही हश्र मोहतरमा कलेक्टर साहिबा का भी होने वाला है। लेकिन फूफा जी, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरे शहर में उसके नाम की चर्चा है। उसने फैसले ही कुछ ऐसे किए हैं। और जज साहब को भी उसकी गलती का एहसास नहीं है। अब तो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा और उसमें एक एक बात साफ साफ लिखूंगा। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे उसके बारे में?
ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है उसने